युगांडा के 11 मिग फाइटर्स जो खड़े थे उनको लाइन से उड़ा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने में इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का बहुत बड़ा हाथ है। नेतन्याहू का बड़ा भाई योनी नेतन्याहू अगर इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हेड नहीं बनता, फीमेल हाईजैकर ग्रेनेड और पिस्टल लेके अचानक से उठती है प्लेन में। मोसाद ने फेक मर्सिडीज और लैंड रोवर बना के वहां पे उतार दिया। ईदी अमीन को थोड़ा फुसलाया गया कि तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। ये आदमी तो इंसानों का मांस खा रहा है। लेक विक्टोरिया में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो वहां मोसाद पहुंचेगा कैसे? 4000 किलोमीटर दूर अंडर द रडार जाके लाइट्स बंद करके 2 इंजन ऑफ करके ये सारे के सारे उतरते। पहले तो यहां से इजरायलियों को उठा के अलग करो। देखिए, इजराइल के तेल अवीव में ये जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को करीब 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट F139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था। और ये डायरेक्ट रूट नहीं था, बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप था जहां से कुछ और पैसेंजर्स को इस फ्लाइट में ऑनबोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के 246 से ज्यादा पैसेंजर्स थे। लेकिन क्योंकि फ्लाइट इजराइल से थी तो मोस्टली ज्यूस पैसेंजर्स थे इसमें। तो जब ये सारी ऑनबोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद करीब 11:30 पे ये फ्लाइट एज पर शेड्यूल्ड ग्रीस के एथेंस में अपना अगला स्टॉप लेती है। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के अंदर लैंड होती है, वहीं दूसरी तरफ सेम एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से बच के अंदर घुसते हैं। उस टाइम पे एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वगैरह रहती थी वो काफ़ी ढीली रहती थी, तो इस एयरपोर्ट पे भी एक जगह पे मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था। ऊपर से एक्सरे की स्क्रीन पे भी कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से ये जो 4 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी, इनको बंदूकें और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है। अब एंट्री लेने के बाद सेम फ्लाइट AF139 जो अभी अभी लैंड हुई थी, उसमें ये चारों एंट्री ले लेते हैं। और जितने टाइम ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे रुकी, उतने टाइम में 38 ट्रांजिट पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतरे और करीब 58 पैसेंजर्स इस फ्लाइट पे चढ़े थे। इन 58 में से ये 4 आतंकवादी भी थे जो इस फ्लाइट में चढ़ गए थे और थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं और 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को अब पेरिस के लिए निकलना था। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन गल्फ ऑफ कोरियंस वाले एरिया में होता है, अचानक से एक हाथ में पिस्टल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और तेजी से कॉकपिट, जहां पायलट था, उस तरफ जाने लगते हैं। अब ये जब जा रहे थे तो केबिन क्रू और कुछ पैसेंजर जो आगे थे वो चीखने लगते हैं। अभी भी जो पीछे वाला सेक्शन था उनको नहीं पता था कि आगे फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। अब ये जो कॉकपिट था उसके अंदर एक पायलट था, एक को पायलट था और एक चीफ इंजीनियर था। और जब ये चीखने की आवाज़ आ रही थी तो जो पायलट था कैप्टन माइकल बाकोज, इन्होंने चीफ इंजीनियर को बाहर जाके चेक करने को बोला कि देख के आओ क्या चल रहा है बाहर। अब जैसे ही चीफ इंजीनियर कॉकपिट से बाहर की तरफ निकलता है, उसके सामने ही एक आतंकवादी जिसका रियल नेम विल्फ्रिड था, ये इसके सर पे बंदूक लगा के और दूसरे हाथ में ग्रेनेड पकड़ रखा होता है, कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। 1 पेज अक्रॉस द वर्ल्ड कैरी द सेम शॉकिंग हेडलाइन द नेक्स्ट मॉर्निंग, एयर फ्रांस फ्लाइट 139 डाइवर्टेड, पैसेंजर्स हेल्ड एन इंटरनेशनल क्राइसिस ऑन। और को पायलट जहां बैठा था उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाता है और बाकी जो चीफ इंजीनियर और को पायलट थे उनको बंदूक दिखा के जो पीछे जो हाईजैकर था उसने बाहर कर दिया था। अब इसके बाद जो मेन आतंकवादी था विल्फ्रिड, ये इस पायलट के सर पे बंदूक लगा के साफ कह देता है, देखो ये प्लेन जो पेरिस की तरफ तुम ले जा रहे हो, इसको साउथ की तरफ मोड़ दो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं अगर तुमने वैसा वैसा किया तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के पायलट जो था वो साउथ की डायरेक्शन यानी कि लीबिया की साइड में प्लेन को मोड़ लेता। अब जब ये इतनी चीजें हुई थी तो सेम टाइम पे पीछे जो इकोनॉमी क्लास में 2 हाईजैकर थे, जेल और फैज, ये भी बंदूक और ग्रेनेड वगैरह लेके पीछे के जो पैसेंजर थे उनको भी कंट्रोल में ले लेते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से प्लेन जो है इन हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो मेन हाईजैकर था वो कॉकपिट से ही पायलट का जो माइक्रोफोन था उसको लेके अनाउंसमेंट करता है और उस अनाउंसमेंट में कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूं और इस प्लेन को अब से हाइफा बोला जाएगा और जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा अगर आप लोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। और सेम मैसेज को ये फ्रेंच में भी रिपीट कर देता। ये जो 4 हाईजैकर्स थे इनमें से 2, जेल और फैज, ये PFLPE ग्रुप से थे जो इजराइल के खिलाफ पैलेस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था और बाकी जो 2 हाईजैकर थे, ब्रिजिट और विल्फ्रिड, ये जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से थे।
ये ग्रुप अमेरिका और पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उनकी मनमानी के खिलाफ जर्मनी में और बाकी जगह पे लड़ रहा था। तो पैलेस्टीनियन की जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उनका भी इनको सपोर्ट था। तो इस हाईजैकिंग में ये दोनों ग्रुप साथ में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के जो लोग थे वो दुनिया की अलग अलग जेल में बंद थे, जिसमें सबसे ज्यादा इजराइल की जेल में बंद थे। तो उनको छुड़वाने के लिए ये 4 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अभी आगे अपनी सारी डिमांड्स भी रखेंगे, अभी आएगा। अब इसके कुछ देर तक प्लेन एज इट इज चलता है और फिर 3 बजते हैं और 3 बजे ये प्लेन बेंगाजी लीबिया जो था उसके एयर स्पेस में पहुंच जाता है। और एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जो पायलट था वो लीबिया का जो एटीसी था उसको सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसे ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और प्लेन के अंदर तेल भी ज़्यादा नहीं बचा है। लीबिया के अंदर लैंड करवाने के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, वरना क्रैश भी हो सकता है। तो थोड़ी देर डिस्कशन के बाद इस प्लेन को बेंगाजी लीबिया में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। अब लैंड करने के बाद ये जो हाईजैकर्स थे ये ज़्यादा डरते नहीं हैं, आराम से प्लेन से निकलते हैं। लीबिया के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। उनमें से एक हाईजैकर प्लेन में घुस के सारे पैसेंजर के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेके वीज़ा की जो स्टैंपिंग होती है वो करने लगता है। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई हाईजैकिंग हुई नहीं है। 6 से 7 घंटे ये प्लेन लीबिया में रुकता है, रिफ्यूलिंग होती है और फिर उड़ जाता है। और जैसे ही प्लेन उड़ता है उसके थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर पायलट को बता देता है कि युगांडा की तरफ साउथ में मोड़ लेना आप। और हाईजैकर जो एक नॉर्मल कैप्टन जिस तरीके से अनाउंसमेंट करता है ठीक उसी तरीके से अनाउंसमेंट कर करके हर चीज़ बता भी रहा था। तो उसने अनाउंसमेंट करके ये भी बताया कि अब ये प्लेन जो है ये वो युगांडा के एंटेबे में लैंड करेगा। अब युगांडा का नाम सुन के जो पैसेंजर्स थे जो ऑलरेडी डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, स्पेशली इजरायली पैसेंजर्स। देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होने क्या वाला है, और जब आगे का पता ना हो तो इंसान को सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी एकदम पावरलेस कर देती है। हम अपनी लाइफ में भी कोशिश करते हैं कि मिनिमम चीज़ें अनसर्टेन हो, लेकिन रियलिटी अलग है। अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि किसी फैमिली के सोल अर्नर अगर अचानक से चले गए तो फैमिली को समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस इस परेशानी को और बढ़ा देती है। ऐसे टाइम पे सिर्फ एक चीज़ फैमिली के काम आती है, प्योर टर्म इंश्योरेंस। बहुत लोग टर्म इंश्योरेंस के नाम पे ऐसे प्लान्स ले लेते हैं जो प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स करते हैं। इसमें प्रीमियम ज़्यादा होता है, कवर कम मिलता है और इंश्योरेंस का असली पर्पस खत्म हो जाता है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस का एक ही काम होता है, अगर आप नहीं हो तो आपकी फैमिली को एक सिक्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। इसी अप्रोच के साथ एको लाइफ इंश्योरेंस प्योर टर्म प्लान्स ऑफर करता है। ना यूलिप्स, ना एंडोमेंट्स, ना कोई कंफ्यूजन। मैंने एको की ऐप पर अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कवरेज वगैरह डाल के चेक किया तो मुझे ये सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल लगा फॉर अ कवर ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़, और प्रोसेस भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट और सिंपल है। तो क्लैरिटी से डिसीजन लीजिए विद एको टर्म इंश्योरेंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब कहानी पे वापस आते हैं। तो प्लेन युगांडा में लैंड करने वाला था। एक्चुअली उस टाइम पे युगांडा का जो प्रेसिडेंट था ईदी अमीन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता था दुनिया भर में। इसके बारे में था कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, रूल्स फॉलो नहीं करता है। टाइम टू टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती थी कि इंसान खाता है। और इसने पावर में आने के बाद जो इसके ऑपोजिशन थे, कई हज़ार ऑपोजिशन मरवा दिए थे और इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और एंटी इजराइल स्टांस रखा था इसने। तो इस वजह से इजरायली पैसेंजर्स और डर गए थे कि पता नहीं युगांडा में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर्स के साथ मिलकर ईदी अमीन क्या करेगा। तो थोड़ी देर बाद ही ये जो प्लेन था ये युगांडा के एयर स्पेस में पहुंच जाता है। अब युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जो इनका एटीसी था वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता है, आसानी से लैंड करने देता है, जिसके लिए ईदी अमीन के ऊपर क्वेश्चन भी उठता है कि ये इनके साथ ही मिला हुआ था, इसको पहले से ही पता है कि ये प्लेन हाईजैक होके यहाँ पे आने वाला है। और ये जो टाइम था, इस टाइम तक इजराइल के अंदर सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि इजराइल का जो प्लेन है वो हाईजैक होके युगांडा में लैंड कर रहा है। तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बैक टू बैक मीटिंग करके ये लोग प्लान बना रहे थे। इजराइल के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स में अलग अलग प्लान बना के मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह जो होती हैं वो भी स्टार्ट कर दी थी। किसी भी टाइम पे इमीडिएट रिस्पॉन्स करना पड़ जाए तो एक इमरजेंसी कमेटी बना रखी थी। इसके साथ साथ एक फास्ट इंटेलिजेंस टीम सेटअप करी थी। इस टीम का बस एक ही काम था कि जिस लोकेशन पे होस्टेजेस हैं, हाईजैकर्स हैं, उसकी एक एक डिटेल, एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है, हाईजैकर्स कितने हैं, उनके हाथ में वेपन कौन सा है, एक एक डिटेल ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। और पैरेलली एक नई ब्रेनस्टॉर्म टीम जो थी उसको भी सेटअप किया गया था ताकि इन डिटेल्स को लेके ऑपरेशन के लिए मल्टीपल प्लान्स रेडी किए जा सकें। तो इसी टीम के अंदर से हाईजैकर्स ने जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस छोड़ दिया था, एक टीम सीधे पेरिस पहुंच जाती है और इन छोड़े हुए नॉन इजरायली पैसेंजर्स से इंटरोगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्होंने हर एक चीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई, कितने हाईजैकर्स हैं, क्या बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, युगांडा की आर्मी किस जगह पे खड़ी थी, एग्जिट कहां से हुई, कौन कहां पे जाके रेस्ट कर रहा था, हर एक चीज इकट्ठी करके इन्होंने डिटेल बना ली थी। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इजराइल को प्लान बनाने में। इस टाइम पे इजराइल ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों चैनल्स ऑन कर दिए थे।
पहली प्रेफरेंस इजराइल की ये थी कि बैक चैनल से इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लिया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। इन्होंने बैक चैनल से यूएस को अप्रोच किया। यूएस ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अफ्रीकन लीडर से बात करके ट्राई किया, प्रेशर बनाने की कोशिश की कि बिना किसी ऑपरेशन के होस्टेजेस जो थे उनको छुड़वाया जा सके। इनफैक्ट ये लोग पैलेस्टीनियन लीडरशिप के पास भी गए। पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात इनको भी रीच आउट किया। इनफैक्ट यासिर अराफात ने हाईजैकर से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने यासिर से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। एक बहुत टाइम पहले इजरायली ऑफिसर था जो कि रिटायर हो गया था, बरूच बोरका। इसके बारे में यह था कि इसकी ईदी अमीन से बात होती थी और पुरानी दोस्ती भी थी। इजरायली गवर्नमेंट ने इसको बुलवाया। इसको बुला के ईदी अमीन से फोन पे नेगोशिएशन स्टार्ट करवाई। बरूच ने ईदी अमीन से फोन पे बात करके बहुत ज्यादा समझाया। बरूच ने बताया कि यह बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए। अगर तुमने कैसे भी करके इन पैसेंजर्स को छुड़वा दिया तो तुम दुनिया में हीरो बन जाओगे। इनफैक्ट ये भी लालच दिया गया कि नोबेल पीस प्राइज भी दिलवाया जाए, लेकिन ईदी अमीन माना नहीं। ईदी अमीन ने साफ एक ही चीज रिपीट की कि